इमरान साहब योम सियाह तो एक दिन के लिए होते हैं ना, ये तो कंटिन्यूशन में एक चीज चलेगी। दूसरी आपने खुद ही बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, मैं पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हर बात पे ये कहा जाता है कि आईएमएफ की ये कंडीशन थी, कंडीशनलिटी एक्सेप्ट करनी थी जी। जब भी आईएमएफ एग्रीमेंट करता है, जब भी एग्रीमेंट करता है तो आपके पास पहले ऑप्शंस आते हैं, आपको ऑप्शन देने होते हैं कि ये पैसे यहाँ से पूरे करेंगे। हुकूमत ने बड़ा क्लियरली मैसेज देती रही, बार बार ये रिपीट किया जाता रहा कि इसका जो बर्डन है इन कंडीशंस का वो आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक्सपेक्टेड भी था कि आम आदमी पर ही पड़ेगा। सबसे पहली बात ये कि ये जो जीएसटी होता है, जनरल सेल टैक्स, पहले 20 साल पहले हमारे यहाँ सेल टैक्स होता था, अब जीएसटी होता है, जनरल सेल टैक्स। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब सेल टैक्स लगता है तो बताया जाता है किस किस चीज पर टैक्स लगाया गया है, उन चीजों के नाम बताए जाते हैं। लेकिन जब जीएसटी लगता है तो किसी चीज के नाम बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ उन चीजों के नाम बताए जाते हैं जिनको एक्सेम्प्ट किया गया है। इसका मतलब है तमाम चीजों पे लग जाता है। तो जब तमाम चीजों पे लग जाता है तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये निचले तबके को हमने प्रोटेक्ट किया था? प्रोटेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं होता। जीएसटी का मतलब ही है कि चंद एक एग्जाम चीजों को छोड़ के सब पे वो टैक्स लग गया है। अभी आपने मेंशन किया कि अब फिर इसहाक डार साहब किस बुनियाद के ऊपर ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो टैक्सेस लगाए हैं इसमें जो लोअर मिडिल है या मिडिल क्लास है उसको हम रिलीफ देंगे या उनको हम कुछ ना कुछ जो कह ले कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे? ये तो कोई मौजा ही हो सकता है। ये इस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये चीजें रिलीफ मिल कोई सके। पॉसिबिलिटी नहीं। और जो ये क्रिएट कर देखिए, एक तो जीएसटी लगता ही सब पर है, दूसरी बात ये कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इकोनॉमिक्स की इस्तेलाह में हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। रिग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जिनका अल्टीमेट बर्डन लोअर इनकम पे पड़ता है, अल्टीमेट बर्डन, और अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाए तो हायर इनकम पे उनका कम असर पड़ता है, लोअर पे ज्यादा पड़ता है। ये रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। जीएसटी सबसे बड़ा रिग्रेसिव टैक्स समझा जाता है। डॉक्टर साहब, और उसपे भी जी डॉक्टर साहब, क्या ऑप्शन थे हुकूमत के पास? अगर हुकूमत ना करती, क्या कुछ बचा था हुकूमत के पास उसकी बकेट में कि वो कुछ कर सकते थे बचाने के लिए आवाम को? देखिए ऑप्शन में इन्होंने जिस तरह से किया, आपने नोट किया होगा, इन्होंने कहा लग्जरीज आइटम पे 25% बढ़ाया। लग्जरीज आइटम को डिफाइन जिस तरह किया है उसमें तमाम आइटम आ रहे हैं जो आम आदमी के इस्तेमाल किए। दूसरा, इन्होंने ऑप्शन में उसमें खुद जो प्रोटेक्ट किया, आप देखें, आपने भी सुना होगा, रियल एस्टेट को प्रोटेक्ट किया गया है। जी 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 जी। वो रियल एस्टेट क्या, वो लग्जरी आइटम नहीं था। प्रोटेक्ट किया गया है मिनरल वाटर्स को, प्रोटेक्ट किया गया है जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है। इस तरह की 4-5 आइटम्स हैं जो लोअर इनकम ग्रुप हरगिज इस्तेमाल नहीं करता, गरीब जिनको इस्तेमाल नहीं करते, उन चीजों को तो प्रोटेक्ट किया गया है। अब स्टॉक एक्सचेंज में मैं देख रहा था कि जो नॉन लिस्टेड कंपनीज है, नॉन लिस्टेड कंपनीज छोटी कंपनीज होती हैं, जो समझे मिडिल क्लासर्स की कंपनी, जो उन्होंने अपने बिजनेस रन करने होते हैं, उनका कैपिटल स्टॉक मार्केट से अगर वो रेस करना चाहें नॉन लिस्टेड होने के बावजूद, उन पर 10% टैक्स लगाया गया है। तो मैं इसको जब पूरी तरह एनालाइज करता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि हमने आम आदमी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, 40 बिलियन का जो इजाफा किया गया है बेनजीर इनकम सपोर्ट में, वो इसलिए किया गया है कि इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होता है तो बहुत सारे वो लोग जो पहले पॉवर्टी लाइन से ऊपर थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। जब पॉवर्टी लाइन को वो क्रॉस करके नीचे जाते हैं तो उसका साइज बढ़ाने के लिए 40 बिलियन का उसमें इन्होंने इजाफा किया। उससे पॉवर्टी खत्म नहीं होती, पुअर्स को एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, जिसको ये कह रहे थे कि हमने आम आदमी को बचाने की कोशिश की है। थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, लेकिन वो कितना अर्सा चले। अच्छा, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप ये जो लग्जरी आइटम्स है इसमें साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सब कुछ ही आ रहा है। आपने बड़ा राइट पॉइंट आउट किया। डॉक्टर साहब, व्हाट नेक्स्ट क्या कहना चाहिए उसे? एक और धमाका, या फिर क्योंकि ये जो सवा अरब आने हैं और फिर दीगर ममालिक से हमारे अगर कुछ पैसे आ भी जाते हैं, जिसका आईएमएफ हमसे तसल्ली मांग रहा था कि पहले तसल्ली देंगे, पैसे आएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, सपोज आ भी जाते हैं, तो ये तो हमारी डेट सर्विसिंग के लिए जा रहे हैं। ये तो जितना मार्च के अंदर जितनी बड़ी पेमेंट्स हमारी आ रही हैं, ये तो तकरीबन सारे पैसे उधर ही चले जाएंगे। तो आई थिंक विल बी जस्ट आउट ऑफ ऑक्सीजन वंस अगेन इन अप्रैल और समवेयर। आपने इमरान साहब एक चीज की तरफ इशारा किया, मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए, दो चीजें हैं। वो एक चीज की तरफ आपने इशारा किया, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो ये कि इस सोसाइटी में, इस तरह की इकोनॉमी में जो मेजर्स लिए गए हैं उसमें जो मिडिल क्लास है वो डिसअपेयर होते जाएंगे। और मिडिल मतलब जो टैक्सेस लगे हैं, जिन चीजों को लग्जरी आइटम बताया गया है, मिडिल क्लास तो बेनजीर इनकम सपोर्ट से भी बेनिफिट नहीं लेगा।
उसकी तो कंपनीज पे भी 10% टैक्स लग गया है। मिडिल क्लासर का डिसअपियर होने से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है। ये एक ग्लोबलाइज एक्सेप्टेड थ्योरी है कि मिडिल क्लासर का साइज जितना कम होता जाएगा, जो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं वो खत्म होते जाते हैं, डेवलपमेंट रुकती जाती है। द रीजन इसके देखें, जब असर पड़ता है बुरे हालात का, रिसेशनरी प्रैक्टिस का, इन्फ्लेशन का, तो जो हायर इनकम ग्रुप है उसके प्रॉफिट या इनकम कम होती है। मिडिल क्लासर जो होता है उसकी जो सेविंग्स हैं वो कंज्यूम होना शुरू हो जाती हैं, और सेविंग के कंज्यूम होने का मतलब ये होता है कि नियर फ्यूचर जो आ रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रहती आपके पास। वही सेविंग तो इन्वेस्ट होनी होती है।